हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज जिस विषय पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपना कर रहे हैं, यानी कि आप अभी बीएससी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर जेआरएफ की, जिसको आप आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन भी बोल देते हो। इसका नाम हाल फिलहाल में हम लोग बोलते हैं आईसीआर AIEE पीजी एग्जामिनेशन, हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, अभी जो भी स्टूडेंट होंगे जिस इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाल फिलहाल में काउंसलिंग भी चल रही है, तो हम आज के इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं कि आईसीआर पीजी अगर आप देने वाले हो, आगे फ्यूचर में अगर आप देना चाहते हो तो आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके के आपको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है ना, कितनी यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है और भी क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यानी कि एक ओवरऑल एक वीडियो है जिसके थ्रू आपको कंप्लीट यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आईसीआर जेआरएफ के बारे में मिलने वाली है। ठीक है, तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं, यहाँ पे सारी बातें करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है जिसको आप आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन बोलते हो, इसका जो पूरा नाम है ये आईसीआर AIEE पीजी एग्जामिनेशन इसको हम बोल देते हैं। ये आपका एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। एनटीए के थ्रू पेपर ये कंडक्ट करवाया जाता है और हर साल आपको ये पेपर देखने को मिलता है। अगर इस पेपर की हम लोग बात करें, इसका पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो वन बाय वन करके यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आईसीआर है, ठीक है, आईसीआर मेन बॉडी है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीआर, ये आपका एग्जामिनेशन कराता है, हर साल कराता है ना। 2024 में, 2026 में, हर साल होता है। 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होगे। और टोटल अगर हम यहाँ पे देखें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको पेपर करवाती है और टोटल आपका 81 जो डिफरेंट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इनमें ये पेपर करवाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे कि आईसीआर के थ्रू आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और आपकी जो साथ ही साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको दाखिला दिया जाता है, यानी कि एमएससी आप यहाँ पे करते हो। अब ये बात आती है कि अगर आईसीआर पीजी हमने दिया है तो हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप देखोगे तो जो 30% सीटें हैं ये आपकी फिक्स रहती हैं हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, यानी कि किसी भी स्टेट की कोई भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है वहां पे मान चले अगर 100 सीटें हैं, है ना, एमएससी की, तो जो 30 सीटें हैं वो फिल की जाएंगी बाय द आईसीआर पीजी। और जो आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि आपकी आरएलबी हो गई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में जो है, इस ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आरपीसीयू राजेंद्र प्रसाद बिहार में जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी सेंट्रल लेवल की है। तो यहाँ की 100% जो सीटें हैं, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है यहाँ की 100% सीटें हैं ये फिल की जाती हैं आईसीआर के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया चांस आपके पास है एडमिशन लेने का आईसीआर के थ्रू। अब इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट की अगर यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे आपको दी जाती है फेलोशिप। ठीक है, यहाँ पे आपको दी जाती है फेलोशिप जिसको हम आईसीआर स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईसीआर फेलोशिप के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर आप आईसीआर का एग्जामिनेशन देते हो और बहुत अच्छे यहाँ पे आप अपनी रैंक लेके आते हो, बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे आप लेके आते हो, तो आपको मिलती है जेआरएफ स्कॉलरशिप। ठीक है, जो कि आप सभी जानते हो कि जेआरएफ स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है ये आपको मिलती है 12,640 रुपए। अब मान चलते हैं कोई सब्जेक्ट एक है, यानी कि आप एग्रोनॉमी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे थे एग्रोनॉमी की, और यहां पे आईसीआर डिसाइड ये करता है कि हमारे पास अगर मान चले यहाँ पे 500 सीटें हैं टोटल। ठीक है, 500 में जो भी बच्चे 100 में अपनी रैंक लेके आएंगे तो उनको हम जेआरएफ स्कॉलरशिप दे देंगे। ठीक है, और ये जेआरएफ स्कॉलरशिप कितनी होने वाली है, तो ये होने वाली है 12,650। यानी कि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट चूज करके अच्छी रैंक लानी पड़ती है, उसमें आपका कह सकते हैं एक हिसाब से जिन भी बच्चों की रैंक अच्छी आती है तो उनको मिलती है जेआरएफ की स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे बच गए आपको 400 स्टूडेंट। अब 400 जो स्टूडेंट बच गए इनको मिलती है नॉन जेआरएफ स्कॉलरशिप। ठीक है, इनको यहाँ पे मिलती है नॉन जेआरएफ स्कॉलरशिप। अच्छा, नॉन जेआरएफ स्कॉलरशिप का ये क्राइटेरिया ये भी है कि आपको एडमिशन जो है ये लेना पड़ेगा अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में। यानी कि अगर आप यूपी के हैं तो आप बिहार में एडमिशन लेंगे, अगर आप बिहार के हैं तो आप यूपी में लेंगे, तभी आपको ये नॉन जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, ये आपको नॉन जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलती है 6,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको, अच्छा, इसमें आपको 6,000 रुपए जो है ये आपको एसेंशियल नहीं है, आपको बुक खरीदने के लिए, है ना, ये सारी चीजें खरीदने के लिए आपको यहाँ पे कंटीजेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो नॉन जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनको मिलता है 5,000 रुपए। ठीक है, उनको मिलता है 5,000 रुपए पर मंथ 2 साल तक।
ठीक है, जब तक आपकी एमएससी नहीं होती है। तो यानी कि जेआरएफ स्कॉलरशिप जो मिलती है ये आपको मिलती है 12,640 रुपए, और 5,000 जो रुपए हैं ये आपको कंटीजेंट के 6,000 रुपए कंटीजेंट के रूप में मिलते हैं, जिसमें आपको बुक खरीद सकते हो, ट्रेवल के लिए, बुक्स के लिए मिलता है। और जो नॉन जेआरएफ कैंडिडेट है इनको मिलता है 5,000 रुपए यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, 2 साल के लिए। अच्छा, अब बात आती है कि इसका पैटर्न क्या रहता है और साथ ही साथ आपकी जो एज की लिमिट क्या रहती है। अगर आप अभी किसी भी सेमेस्टर में अपने हैं, आप 3rd ईयर में हैं, है ना, आप 2nd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, 4th ईयर में आपको क्या है, आप एमएससी ज्वाइन करोगे, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 3rd ईयर में हूं, मैं एग्जाम के पैटर्न को समझ लूं, किस तरीके से पेपर आता है, ताकि फाइनल जब मैं अपने सिलेक्शन के लिए बैठूं, यानी कि लास्ट ईयर में बैठूं, तो बढ़िया यहां पे काम करूं। तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। अगर आप 19 साल के हो चुके हो तो बाकायदा आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। 2026 के लिए आप कहीं ना कहीं देख रहे होगे इस चीज को, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप पहले तो अपेयरिंग वाले भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि अपेयरिंग में है। जो भी स्टूडेंट अपनी 4 साल की कंप्लीट डिग्री कर लेते हैं या 6 साल की डिग्री, अब 6 साल की डिग्री कैसे है, 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। 6 साल की बीएससी एग्रीकल्चर कैसे होती है, तो जो 10th के बाद में एडमिशन बीएससी में लेते हैं, कुछ ऐसी हैं यूनिवर्सिटीज, है ना, जो कि 6 ईयर का पैटर्न यहाँ पे फॉलो करती है। तो बाकायदा आपने अगर किया है बीएससी एग्रीकल्चर, है ना, बीएससी हॉर्टिकल्चर और भी सब्जेक्ट है, तो आप बाकायदा एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नंबर, आपका कितना होगा तब आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो ये क्राइटेरिया आपको जो आपकी स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। मान चलते हैं अगर आप ओबीसी, यूपीएस या ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, तो आपको आउट ऑफ 10 आपको 6.6 जो है ओजीपीए है, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि आपको 66% नंबर ही लाने पड़ेंगे, तभी आप इसको एडमिशन आप यहां पे मिलेगा। दूसरा, आप अगर SC ST PWD थर्ड जेंडर इससे बिलोंग करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 5.6 आउट ऑफ 10 आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि 56% नंबर से आपको ज्यादा ही रखने पड़ेंगे, तभी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और यही आपका डिसाइड करता है कि आपको फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नंबर कम है इनसे तो आपकी फेलोशिप भी रुकती है, ठीक है। फेलोशिप जो आपको मिल रही है जेआरएफ और नॉन जेआरएफ, वो भी आपकी रुक जाती है, ठीक है। तो ये आपको नंबर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। 19 साल अगर आपकी एज है तो दे सकते हो। और यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100% सीटें आपकी फिल की जाती हैं, और जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 30% सीटें फिल की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेआरएफ स्कॉलरशिप की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम की पैटर्न की बात करें, आपको यहाँ पे 2 घंटा दिया जाता है समय, और यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि कंप्लीट आपका सीबीटी मोड में होता है और इंग्लिश में होता है, ये ध्यान रखना, हिंदी में नहीं होता पेपर आपका, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में पेपर होता है, ठीक है। और ये आपके सभी स्टूडेंट, अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो अभी बच्चे पूछते भी है सर प्राइवेट से मैंने किया है बीएससी, तो क्या मैं कर पाऊंगा, बिल्कुल हाँ आप कर पाओगे, ठीक है। आप जेआरएफ दे सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक जो प्राइवेट कॉलेज से भी किया है बीएससी, वो भी आप अब बाकायदा आप दे सकते हो, ठीक है। आपका पेपर जो है कंप्लीट आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा। एमसीक्यू टाइप में आपको, है ना, एमसीक्यू टाइप 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्सन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। और यहाँ पे आपको 4/1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना, ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट का टाइम है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 4/1 की। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीबीटी मोड में होगा और कंप्लीट आपका इंग्लिश में पेपर रहने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे पेपर का पैटर्न यहाँ पे हो गया। फिर बात आती है कि सर अब आपने बोला कि 81 यहाँ पे सब सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आपको टोटल देखने को मिल रहे हैं। इनके भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट हैं, है नहीं। जैसे कि आप सोशल साइंस में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका एक्सटेंशन भी आ जाएगा, सॉइल साइंस भी आ जाएगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर आप मान चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आप एग्रोनॉमी से तैयारी करना चाहते हो, जेआरएफ करना चाहते हो, अपना आईसीआरपीजी देना चाहते हो, तो उसका सिलेबस क्या है, तो हर एक का सिलेबस बाकायदा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और ब्रांच से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना सिलेबस। अभी हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं। तो एग्रोनॉमी में देखिए कुछ इस तरीके से आपको सिलेबस दिया जाता है यूनिट वाइज। तो टोटल अगर आप यूनिट देखोगे, आपको जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे पूरा आपका सब्जेक्ट मेंशन है, क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो आपको पहले तो यूनिट 1 में आपको जनरल, है ना, आपको जनरल नॉलेज, बेसिकली आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमी में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, इनमें क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ना है ना, राइस, व्हीट, पिजन पी, शुगर केन, ग्राउंड नट, रैपसीड, मस्टर्ड, पोटैटो, ठीक है। ये आपको क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ना है, कंप्लीट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मेजर सॉइल ऑफ इंडिया कौन कौन सी है, ठीक है, रोल ऑफ एनपीके देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें डिफिशियंसी सिस्टम कौन कौन से क्रॉप, है ना, एनपीके की अगर डिफिशियंसी होती है तो कौन कौन सिस्टम देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल हैं इनके फंक्शन क्या है, माइटोसिस क्या होता है,
मियोसिस क्या होता है, ठीक है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या इसमें बनता है प्रोडक्ट, है ना, बहुत सारा डिटेल में आपको सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा रेस्पायरेशन हो गया, है ना, क्रॉप फिजियोलॉजी वाला पूरा आपको यहाँ पे, ट्रांसपायरेशन है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है इसके, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम, विटामिन, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा मेजर पेस्ट ऑफ डिजीज राइस, जितनी भी आपके क्रॉप है उनके सभी के डिजीज वगैरह पढ़ने हैं और साथ ही साथ उनके पेस्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट और डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट कौन कौन से हो रहे हैं, एक्सटेंशन में टॉपिक जो पढ़ते हो आप प्रोग्राम, उनके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसे हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन इंडिया में, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक्स में ही क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलते हैं, ठीक है, इसको रट लेना पूरा। दूसरा यूनिट आता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, है ना, क्रॉप इकोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रॉप इकोलॉजी कैसे हम डिफाइन करेंगे, जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है, एग्रोनॉमी की मीनिंग, स्कोप, नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कैसे हो रही है उसके बारे में, ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इसके बारे में पढ़ना है, टिलेज क्या होता है ना, कितने टाइप का होता है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आपको जियोमेट्री, क्रॉप जियोमेट्री क्या है ना, क्रॉप फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, इकोलॉजिकल ऑप्टिमा क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, है ना, स्टैटिक्स के पोर्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी ये क्या है, क्रॉप एडॉप्टेशन क्या होता है, क्लाइमेट शिफ्ट क्या है, कैसे ये प्रभावित करता है, इकोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन कौन कौन से हैं, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कौन कितने हैं इंडिया में, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप कैसे तरीके देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्लांट प्रोसेसेस एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, रोल ऑफ जीआईएस हमें क्या देखने को मिलता है, जीपीएस का रोल क्या है एग्रीकल्चर में, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, किसको वेदर कहेंगे किसको क्लाइमेट कहेंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, कितनी लेयर पाई जाती हैं, किस लेयर में क्या फिनोमिना होता है, सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, क्रॉप पे इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी, है ना, किस तरीके से पढ़ते हैं, वेदर की फॉरकास्टिंग कैसे करोगे, कौन कौन से मेथड होते हैं फॉरकास्ट करने के, तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है यूनिट 3, इसमें आपको जो फील्ड क्रॉप है ना, इनका पूरा आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सभी जो क्रॉप प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप यहाँ पे मेंशन है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, पूरा क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट 3 में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड में, यहां पे आपको वीड मैनेजमेंट, खरपतवार जो प्रबंध है ये आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से इसके मैनेजमेंट के, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बायोलॉजी और इकोलॉजी ऑफ वीड क्या है, ठीक है, क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है, एलोपैथी क्या है, किसने दिया, इसके बाद डिटेल में पढ़ना, कॉन्सेप्ट कौन कौन से इसके, मेथड कौन कौन से हैं, वीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर आता है IWN जिसको इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट बोलते हैं, ये क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम बीट का, फॉर्मेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, सेलेक्टिविटी बेसिस पर, रेजिस्टेंस बेसिस पर किस तरीके से हमको बीट का क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, हर्बिसाइड परसिस्टेंस सॉइल में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, किस तरीके से हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, है ना, वीड फ्लोरा शिफ्ट क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम में किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिलता है, स्पेशल एंड प्रॉब्लमेटिक जो बीड्स हैं ये कौन कौन से हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन आता है फटाफट यहाँ से, मैनेजमेंट इन क्रॉप्ड एरिया, नॉन क्रॉप्ड एरिया में कैसे कर सकते हो, वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे फील्ड क्रॉप का, तो ये आपको बीड साइंस पूरा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका 4th यूनिट हो गया। अब आता है 5th हमारा यूनिट, और 5th में हम क्या पढ़ते हैं, तो वाटर के मैनेजमेंट के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के रिसोर्स कौन कौन से हैं और इरिगेशन डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से है ना, क्या क्या डेवलपमेंट इंडिया में हुई, हिस्ट्री क्या है इरिगेशन की, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ इरिगेशन, अप्रोच क्या है इरिगेशन के, इरिगेशन शेड्यूलिंग कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन, वाटर एप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इफिशियंसी क्या क्या होती है, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर क्या है ना, इरिगेशन वाटर क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, वाटर मैनेजमेंट इन मेजर फील्ड, राइस, क्रॉप, फीड, सभी जितनी आपकी मेजर क्रॉप्स हैं उनमें आपको वाटर मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं, कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, कब आप किस तरीके से वाटर को मैनेज करोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरा आपका वाटर मैनेजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है 5th यूनिट में।
फिर अगली आती है हमारी यूनिट 6। यहाँ पे आपको सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में, बेसिकली सॉइल साइंस का ही पोर्शन है आपका सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलाइजर यूज कैसे करते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, इनकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, फर्टिलिटी क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजर मेथड कौन कौन सी यूज करने के, इसकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से प्लांट में है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि सॉइल फर्टिलिटी में सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे हम और बढ़िया कर सकते हैं, कैसे सॉइल फर्टिलिटी डिफरेंशिएट करती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी से, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि सॉइल का जो पोर्शन हमारा है सॉइल साइंस का ही सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी वाला पूरा आपको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगली यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे हमको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं ड्राईलैंड एग्रोनॉमी के बारे में, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है ना, इसके अलावा ड्राईलैंड की हम ट्रैक्ट की बात करें, कौन कौन से हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंस क्या है ड्राईलैंड का, ठीक है, ड्राईलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात करते हो ना तो ड्राईलैंड का कितना परसेंट हमको योगदान देखने को मिलता है, कौन कौन से जो एरिया है वहां पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको ड्राईलैंड फार्मिंग इंडिया में कहाँ कहाँ की प्रैक्टिस की जाती है ये पढ़ना है, पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। ड्रॉट के टाइप कौन कौन से होते हैं, ड्रॉट को कैसे डिफाइन करोगे, कितने टाइप का ड्रॉट होता है और इसका मैनेजमेंट आप कैसे करने वाले हो, है ना, कंटिजेंटी क्रॉप प्लानिंग कैसे करोगे, है ना, कंटिजेंटी क्रॉप प्लानिंग पूरा बढ़िया एक टॉपिक है, कैसे पढ़ेंगे, ड्रॉट स्केपिंग कैसे काम करती है यहाँ पे, है ना, मिड सीजन करेक्शन कैसे होता है, रिसाइकलिंग कैसे होती है और वाटर शेड मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ते हो 6th यूनिट में। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा अगला यूनिट, इसमें हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो है, ठीक है, सलाइन सॉइल हो गई, प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गई, आपको इसमें आपको सलाइन सॉइल मिलेंगी, आपकी सलाइन अल्कलाइन सॉइल मिलेंगी, अल्कलाइन सॉइल मिलेंगी, एसिड सॉइल मिलेंगी, वाटर लॉक्ड सॉइल मिलेगी, डिग्रेडेड लैंड देखने को मिलेंगी, ये सभी टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं। प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन और इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्लेमेशन, इनका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, अगर सॉइल सलाइन हो गई है तो कौन सी फसल उगाएंगे, किस तरीके से इसका हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने वाले हैं, क्या इसमें अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन जो टेक्निक्स हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल में किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रॉब्लमेटिक सॉइल आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आता है आपका सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, ठीक है, कैसे हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें कैसे ये हेल्पफुल है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरामीटर एंड इंडिकेटर जो है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या क्या है, सारी चीजें, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कितने प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेफ डिस्पोजल ऑफ एग्री इंडस्ट्री वेस्टेज, है ना, जो वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं उस वाले चैप्टर में। फिर हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कौन कौन से डिफरेंट हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम क्या है, वेस्ट लैंड एंड देयर रिमेडिएशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये आपको सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगली यूनिट हमारी आती है, अच्छा ये कंप्लीट आपका सिलेबस इस तरीके से हो गया। अब बात आती है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये अभी तक हमने बात की तो सिर्फ ये अगर आप आईसीआर, ठीक है, आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन की यहाँ पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप सब्जेक्ट में कर रहे हैं अगर एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी का यहाँ पे आपको मैंने डिटेल में सिलेबस जो है ये आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात आती है कि हमें और भी सब्जेक्ट में करना है ना, किसी आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में हो सकता है करना है, किसी को एक्सटेंशन में करना है, किसी को सॉइल में करना है, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको करना है, ठीक है, और आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए इस तरीके से, तो बाकायदा आप इस टेलीग्राम को स्कैन करा लेना, यहाँ पे मैंने पीडीएफ को अपलोड कर दिया है और यहाँ से आप पीडीएफ बाकायदा ले सकते हो, ठीक है, या आप सर्च भी कर सकते हो राघवेंद्र सिंह परमार पीडब्ल्यू, यहाँ पे आपको बाकायदा मिल जाएगी। फिर बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के कि मैं सर प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, है ना, मैं अगर प्राइवेट कॉलेज से हूँ क्या मैं दे सकता हूँ, है ना, मेरा परसेंट इतना कम है तो क्या मैं दे सकता हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लूँ तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, उनका एक फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर मान चलो कि मैं प्राइवेट कॉलेज से हूं और मैं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर मैंने दोनों से करके रखा है या मैं प्राइवेट से करके रखा हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? हाँ बिल्कुल। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आपने किया है ना, अपना बीएससी करके रखा है, तो बाकायदा आप आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन बाकायदा दे सकते हो। पहला डाउट क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है, अगर हमें मुझे प्रिपरेशन करनी है तो कौन सा सेमेस्टर मेरे लिए
कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, कब से मैं तैयारी करना शुरू कर दूं, है ना, किस सेमेस्टर से अपना सब्जेक्ट जो चूज करूं, या किस तरीके से मैं सब्जेक्ट को देखूं, है ना, कौन सा सिलेबस जो है कवर करने में कम हमारा टाइम है कम लगेगा। तो सब्जेक्ट चूज कैसे करना है वो आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। अपने बैकग्राउंड को देख लो, अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है तो हो सकता है आपको क्रॉप के बारे में अच्छी समझ हो, क्रॉप के बारे में अच्छी समझ रखते हो, तो आप एग्रोनॉमी के थ्रू जा सकते हो। सॉइल के बारे में आपकी रुचि ज़्यादा है, आप पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट का चुनाव जब भी आप करो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करो, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट आता है जिसमें पढ़ने में। अब मान चलो आपको स्कोप कैसे, आपको कैसे लगता है स्कोप इस सब्जेक्ट का ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि वैकेंसीज आ रही हैं और सिलेक्शन अगर एग्रोनॉमी वाले के ज़्यादा हुआ तो आपको लग रहा है कि स्कोप उसका ज़्यादा है। लेकिन ये आप ये नहीं देखते हो हमेशा कि आपको अगर एग्रोनॉमी समझ नहीं आती है, आप अगर मान चलो आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में अच्छी अपनी कमांड रखते हो, आपने एग्रोनॉमी चूज कर लिया स्कोप देख के, तो आप उसमें अच्छा नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, आपका 4th सेम, 5th सेम, 3rd सेम ये बढ़िया रहते हैं सब्जेक्ट को पिक करने के लिए। तो यहाँ से आप बाकायदा स्टेट अपनी प्रिपरेशन उसको करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा और क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट स्ट्रेटजी कैसे रहती है, कैसे हमको प्लान करना चाहिए, है ना। तो प्लान बेसिकली अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें आपकी रुचि है पढ़ने में, जिसको आप 6 से 7 घंटा बैठ के पढ़ लेते हो, आप बोर नहीं होते, तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फाइनल ईयर में है ना, क्या हम इसको दे सकते हैं, हाँ फाइनल ईयर में हो तब तो आप दे ही सकते हो। इसके अलावा आप अपेयरिंग में हो तब भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कुछ कोचिंग का सहारा लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका टॉपिक्स को, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है। अगर आप बिगिनर हो, है ना, तो आप बाकायदा सहारा भी किसी का ले सकते हो, अपने सीनियर का सहारा ले सकते हो, कोई प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में, नॉलेज है, तो बाकायदा आप खुद से भी कर सकते हो, यानी कि सेल्फ भी कर सकते हो, सहारा भी ले सकते हो किसी कोचिंग का या बुक्स का, ठीक है। तो बाकायदा सेल्फ स्टडी करोगे तो और बढ़िया उभार के आओगे आप, है ना, बढ़िया नॉलेज आपको अच्छा होगा। इसके अलावा हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, तो अटेम्प्ट बेसिकली यहाँ पे कोई काउंट नहीं होता, है ना, कि आप अपेयरिंग में हो, आप फर्स्ट ईयर से देना स्टार्ट कर सकते हो, बाकायदा दो, आप बाकायदा फाइनल तक आप जाओ, है ना, 4th ईयर तक दो, लेकिन सबसे बढ़िया है कि 2 अटेम्प्ट तो आप दे ही दो, है ना। 3rd ईयर में हो तब आप स्टार्ट करो और फाइनल आपका 4th ईयर में आप अटेम्प्ट दो और बाकायदा आप क्लियर करो इस एग्जाम को, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पैटर्न है एग्जाम का, है ना, और मार्किंग स्कीम कैसे रहती है, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 एक की निगेटिव मार्किंग मिलेगी, आप इतना बढ़िया नंबर लेके आओगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, ठीक है। उस तरीके से आपको एडमिशन मिलने वाला है। अच्छा, इसके अलावा जो स्टिपेंड आपको कितना मिलता है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो स्कॉलरशिप आपकी दो प्रकार से मिलती है। एक आपकी JRF स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आपकी अच्छी रैंक आई है तो आपको JRF स्कॉलरशिप मिलेगी, 12,640 रुपए मिलेंगे। और अगर आपकी रैंक बेकार आई है, मतलब बेकार का मतलब थोड़ी कम आई है, जो कि ICR की कह सकते हैं 100 के अलावा, ठीक है, अगर रैंक आती है तो नॉन JRF मिल जाता है। नॉन JRF में आप अपने स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5,000 रुपए आपको देखने को मिलते हैं, नॉन JRF जिसको बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, कैन नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई फॉर ICR PG, नहीं। ICR के रूल्स नॉर्म्स हैं, जो ब्राउजर आता है हर बार, उसको आप एक बार पढ़ा करो, है ना। उसमें बाकायदा दिया जाता है, अगर आपने एग्रीकल्चर के अलाइड, है ना, जो सब्जेक्ट दिए हैं BSc में, वहाँ पे मेंशन बाकायदा बताया था। उसके अलावा अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फाइनली आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपको एक कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर ICR PG की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो ये सभी पॉइंट्स को देख के आपकी स्टडी आप तैयार कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, विश यू वेरी बेस्ट।